नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं IRCTC के नए फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। और सच कहूं तो नंबर्स देखकर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आई है। तो सीधे इस पहेली पर आते हैं। देखिए, IRCTC ने इस साल शानदार ग्रोथ दिखाई। एनुअल प्रॉफिट 6% बढ़ा, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस लगभग 2% गिर गया। अब सोचिए, मुनाफा बढ़ने पर मार्केट नाराज क्यों हुआ? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस विश्लेषण को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम इस अर्निंग्स पैराडॉक्स को देखेंगे, फिर फाइनेंशियल्स के अंदर झांकेंगे, रेवेन्यू सेगमेंट्स को तोड़ेंगे, डिविडेंड्स और लीडरशिप अपडेट्स पर बात करेंगे और आखिर में उन कानूनी बारीकियों को देखेंगे जो आमतौर पर छूट जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द अर्निंग्स पैराडॉक्स। आइए देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के बड़े आंकड़े। 1393 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये IRCTC का इस साल का नेट प्रॉफिट है। पिछले साल के मुकाबले ये एक सॉलिड 6% का उछाल है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि कंपनी के ऑपरेशंस बेहद मजबूत चल रहे हैं। और यहीं पर हमारी आज की पहेली शुरू होती है। एक तरफ नेट प्रॉफिट 6% बढ़ा, टोटल इनकम 12% बढ़कर लगभग 5475 करोड़ हो गई। पर दूसरी तरफ आंकड़े आते ही स्टॉक मार्केट में लगभग 2% का गोटा लग गया। अब सवाल यह है कि ऐसी खुशखबरी पर मार्केट ने ठंडा रिएक्शन क्यों दिया? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले हिस्से पर, अनपैकिंग द फाइनेंशियल्स, जहां हम इन आंकड़ों की परतें खोलेंगे। अगर हम पूरे साल के नंबर्स को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ और अच्छी दिखती है। टोटल इनकम और रेवेन्यू दोनों में ही 12% की बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट 6% ऊपर और बेसिक EPS भी 6% ऊपर। मतलब किसी भी तरह से देखें, ये एक हेल्दी और लगातार बढ़ती हुई कंपनी की तस्वीर है। पर अब जरा ध्यान दीजिएगा, Q4 के आंकड़े पूरी कहानी बदल देते हैं। चौथे क्वार्टर में रेवेन्यू तो 15% बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट अचानक लगभग 9% गिरकर 326 करोड़ पर आ गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, EBITDA मार्जिन जो पिछले साल 30% से ज्यादा था, वो अब सिकुड़कर 27.33% पर आ गया है। और यहीं पर मार्केट को टेंशन हुई। असल में हुआ ये कि कमाई तो बढ़ी, पर खर्च उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ गए। इसका असर सीधा EBITDA मार्जिन पर पड़ा, जो एक तरह से कंपनी के कोर ऑपरेशंस का मुनाफा दिखाता है, वो घट गया। सीधे शब्दों में कहें तो साल के आखिर में बिजनेस चलाना IRCTC के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ। और यही मार्जिन में आई कमी मार्केट की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनी। तो आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रेवेन्यू सेगमेंट ब्रेकडाउन। आखिर IRCTC पैसा कमाती कहां से है? अगर हम इस रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखें तो सबसे बड़ा टुकड़ा केटरिंग का है। यह करीब 2358 करोड़ रुपए लाता है। उसके ठीक बाद इंटरनेट टिकटिंग है जो 1535 करोड़ लाती है। फिर टूरिज्म का नंबर आता है 890 करोड़ के साथ, और आखिरी में रेल नीर जो लगभग 407 करोड़ रुपए का योगदान देता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इन सरकारी आंकड़ों को गौर से देखिए। भले ही कैटरिंग सबसे ज्यादा कैश ला रहा हो, पर अगर असल फायदे यानी मुनाफे की बात करें तो इंटरनेट टिकटिंग का सेगमेंट ही कंपनी का असली प्रॉफिट इंजन बना हुआ है। यहां के मार्जिन्स सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, डिविडेंड्स एंड लीडरशिप। यहां कुछ कॉर्पोरेट अपडेट्स हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि IRCTC ने दिसंबर में 5 रुपए का पहला इंटरिम डिविडेंड दिया। उसके बाद मार्च में 3.5 रुपए का दूसरा डिविडेंड, और अब आने वाली AGM में 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया गया है। मतलब इस पूरे साल के लिए 9 रुपए प्रति शेयर का टोटल डिविडेंड। ये साफ दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार मुनाफा बांटने में पूरा ध्यान दे रही है। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट है। श्री ब्रिजेश कुमार मिश्रा को 25 मई से ईस्ट जोन का नया ग्रुप जनरल मैनेजर बनाया गया है। वो एक अनुभवी IRTS ऑफिसर हैं जिनके पास 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने श्री अनिल गुप्ता की जगह ली है। ये लीडरशिप चेंज आने वाले वक्त में रीजनल ऑपरेशंस को एक नया और मजबूत रुख दे सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, रीडिंग द फाइन प्रिंट, यानी वो छोटी छोटी डिटेल्स जो आमतौर पर छूट जाती हैं। अगर हम NK भार्गवा एंड कंपनी की इस ऑडिटर रिपोर्ट को केयरफुली पढ़ें तो इसमें लिखी इन घुमावदार बातों के पीछे 2 बहुत बड़े लीगल अपडेट्स छुपे हैं, जिनका कंपनी के फाइनेंशियल्स पर आगे चलकर काफी असर हो सकता है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं।
पहली खबर एक बहुत बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने केटरिंग टैरिफ से जुड़े लगभग 74 करोड़ रुपए के एक आर्बिट्रेशन केस में आईआरसीटीसी के हक में फैसला सुनाया है। मतलब ये फाइनेंशियल टेंशन अब खत्म। पर रुकिए, दूसरी तरफ लगभग 50 करोड़ रुपए का एक जीएसटी केस अभी भी जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में अटक रहा है। इसकी अगली सुनवाई 15 जुलाई को होनी है। साथ ही सरकार से उन्हें अभी भी लगभग 1870 करोड़ रुपए लेने बाकी हैं, जिसमें से लगभग 390 करोड़ तो 3 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। एक और पॉइंट जो मिस नहीं करना चाहिए वो ये है कि आईआरसीटीसी नए लेबर कोड्स पर भी नजर रखे हुए है। उन्होंने पहले ही आउटसोर्स स्टाफ के ग्रेटिट्यूड के लिए लगभग 7 लाख रुपए का प्रोविजन अपने फाइनेंशियल्स में कर लिया है। यह बताता है कि कंपनी बदलते कानून और आने वाले खर्चों को लेकर पहले से तैयारी कर रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आईआरसीटीसी इस नए साल में अपने इस Q4 वाले मार्जिन के नुकसान को वापस कवर कर पाएगी? देखिए, साल भर का मुनाफा तो बढ़ा है और एक बड़ी लीगल जीत भी मिली है, लेकिन अगला साल पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी इन बढ़ती हुई ऑपरेटिंग कॉस्ट्स पर कितना लगाम लगा पाते हैं। ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। और इसके साथ ही आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।